प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मक्खनलाल नायक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम गांधी जी के धर्म और राजनीति का आध्यात्मिकरण और न्यास सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए और राजनीति के आध्यात्मिकरण से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि उनको बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया जाए कि राजनीति का आध्यात्मिकरण क्या है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के मध्य संबंध को अनिवार्य माना है। उनका मानना था कि धर्महीन राजनीति को मेरे लिए मृत्युजाल है। धर्महीन राजनीति को वो मृत्युजाल की संज्ञा देते थे और उन्होंने घोषित किया कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां धर्म से ही अनुप्राणित होनी चाहिए, चाहे वे गतिविधियां राजनीतिक हो और सामाजिक हो या आर्थिक हो। ये सारी गतिविधियां धर्म से ही अनुप्राणित होनी चाहिए। आगे गांधी जी बताते हैं कि धर्म और राजनीति के संबंध तो स्वाभाविक है। धर्म और राजनीति का संबंध स्वाभाविक है और मूलतः गांधी जी अपने आप को एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानते थे, अपितु राजनीति में तो उन्हें धर्म के प्रति उनकी आस्था ही खींच लाई थी। राजनीति में गांधी जी इसलिए आए थे क्योंकि धर्म के प्रति उनकी आस्था थी और इसी आस्था की वजह से वो राजनीति में आए। उन्होंने कहा है, धर्म का अर्थ संकीर्ण संप्रदायवाद नहीं है। धर्म का अर्थ संकीर्ण संप्रदायवाद नहीं है। ये शाश्वत मानव धर्म, हिंदुत्व, इस्लाम और ईसाईत्व से परे जाता है। यह उनका निषेध नहीं करता, उनका विरोध भी नहीं करता। वह तो उन सब के मध्य तादात्म्य स्थापित करता है और मानवीय क्रियाकलापों में नैतिक और मानवतावादी आग्रहों को सर्वोपरि महत्व प्रदान करके इन धर्मों को वास्तविक बनाता है। वस्तुतः उन्होंने धर्मनिष्ठता को सांप्रदायिक सद्भाव की अनिवार्य पूर्वशर्त माना है। धर्म के इसी व्यापक पक्ष पर बल देते हुए गांधी जी ने दावा किया कि राजनीति के प्रति उनके दृष्टिकोण को नैतिकता, आध्यात्मिकता और धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में निष्क्रिय नहीं रह सकता, क्योंकि ईश्वर के प्रति आस्था उसके जीवन के किसी भी क्षेत्र में विद्यमान बुराई का प्रतिकार करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रेरित करेगी। राजनीति और धर्म दोनों ही उनके अनुसार ऐसे मानवीय अध्यवसाय थे जो एक समान प्रयोजन, मानव कल्याण के प्रति समर्पित हैं। राजनीति धर्म दोनों मानव कल्याण के लिए बने हैं। उन्होंने कहा है, राजनीति और धर्म को उन्होंने धर्म और राजनीति के परस्पर निर्भर माना, एक दूसरे का पूरक माना और कहा, धर्महीन राजनीति में सड़ांध आती है। धर्मविहीन राजनीति में सड़ांध आती है और राजनीति से पृथक किया हुआ धर्म निरर्थक है। राजनीति का अर्थ है जनता के कल्याण के लिए सक्रियता। कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर की साधना करना चाहता है, इस सत्कार्य के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है? और क्योंकि मेरे लिए सत्य और ईश्वर एक ही है, अतः मेरी आकांक्षा रहेगी कि राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य के नियम की प्रतिष्ठा हो। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी
गांधी जी राजनीति के आध्यात्मिकरण में उनका एक मानना था कि धर्म और राजनीति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। और धर्म राजनीति, यदि कोई धर्मविहीन राजनीति की बात करता है तो उस धर्मविहीन राजनीति में सड़ांध आती है और राजनीति से पृथक किया हुआ धर्म निरर्थक है। राजनीति का अर्थ है जनता के कल्याण के लिए सक्रियता। कोई व्यक्ति जो ईश्वर की साधना करना चाहता है इस सत्कार्य के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है। और क्योंकि मेरे लिए सत्य और ईश्वर एक ही है, अतः मेरी आकांक्षा रहेगी कि राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य के नियम की प्रतिष्ठा हो। ये गांधी जी के विचार थे। गांधी जी के लिए धर्म का मर्म है मानव मात्र की सेवा के प्रति समर्पण। अतः उनका यह स्वाभाविक निष्कर्ष है कि धर्महीन राजनीति अनर्थकारी है और सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता की प्रेरणा से शून्य धर्म निरर्थक है। उनके अनुसार राजनीति शक्ति अर्जित करने तथा सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति शक्ति अर्जित करने या सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष है, वो उनको गलत मानते थे। अपितु उनका मानना था कि वह तो जनता की सेवा का माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं अपने धर्म की पूर्ति करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे राजनीति जो धर्म को सुरक्षित नहीं करती है निंदनीय और घृणित है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के मध्य अंतर संबंध को आवश्यक माना और उन्होंने कहा कि राजनीति को नैतिकता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, उसे मानव कल्याण का साधन बना दिया। राजनीति को सत्य की साधना की आवश्यक साधन के रूप में चित्रित करके गांधी जी ने उसे एक आध्यात्मिक स्तर प्रदान कर दिया। उन्होंने राजनीति का कालिमा को सत्य और अहिंसा के निर्मल प्रभाव से धोकर उसे एक पवित्र मानवीय अध्याय व्यवसाय बना दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं अपने आप को संपूर्ण मानव जाति से एकीकार न कर लूँ तब तक मेरे जीवन को धार्मिक जीवन नहीं माना जा सकता और ऐसा मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं राजनीति में भाग नहीं लूँ। आज मनुष्य की गतिविधियों का रूप एक अपृथककरणीय समग्रता बन गया है। सामाजिक, राजनीतिक और शुद्ध धार्मिक कार्यों को जीवन के पूर्णतः पृथक खानों में बांटा ही नहीं जा सकता। मैं ऐसे किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता जो मनुष्य के कल्याण के लिए सार्थक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रमशीलता को प्रेरणा न देता हो। इस प्रकार से गांधी जी के ये राजनीतिक आध्यात्मिकरण धर्म राजनीति संबंधी विचार थे। अब हम अगला हमारा जो टॉपिक है उस ट्रस्टीशिप सिद्धांत अर्थात प्रण्य सिद्धांत। ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी बहुत ही इसको न समझने के कारण ढंग से इस पर एक तरीके से लिख नहीं पाते हैं। तो गांधी जी का जो प्रन्यास सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, उसका मानना यह है कि व्यक्ति जो है गांधी जी पूंजीवाद की बुराइयों के अहिंसक प्रतिकार के लिए उन्होंने पूंजीवाद की बुराइयों के अहिंसक प्रतिकार के लिए गांधी जी ने प्रन्यास सिद्धांत प्रस्तुत किया। पहली बात, पूंजीवाद की बुराइयों के अहिंसक प्रतिकार के लिए गांधी जी ने प्रन्यास सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रन्यास का विचार अर्थात ट्रस्टीशिप का विचार उन्होंने ईश्वासोपनिषद के उस मंत्र से ग्रहण किया जिसमें कहा गया कि इस संसार में जो कुछ है वह ईश्वर का है। देखिए, प्रन्यास सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का मूल मंत्र है जो ईश्वासोपनिषद से लिया गया है। इस संसार में जो कुछ है वह ईश्वर का है, अतः व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों का त्यागपूर्वक उपयोग करना चाहिए। त्यागपूर्वक
उपभोग करना चाहिए, क्योंकि उसके पास उपलब्ध वस्तुओं पर उसका स्वामित्व नहीं है। गांधी जी ने इस वो उपनिषद के इस आध्यात्मिक विचार को आर्थिक परिवर्तन के विश्वसनीय सिद्धांत के रूप में रूपांतरित कर लिया। पहली बात तो ये है, गांधी जी का ये मानना था, पूंजीवाद की बुराइयों को दूर करने का अहिंसक रूप से दूर करने के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत को दिया। अब ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये ईश्वरोपनिषद से लिया गया है। उसमें ये कहा गया है ईश्वरोपनिषद के इस मंत्र में कि इस संसार में जो कुछ है वह ईश्वर का है। आप अपने आवश्यकता के जितने आपको आवश्यकता है उसमें वो आप लीजिए, और बाकी अन्य के लिए छोड़िए, कल्याण के लिए छोड़िए। जो कुछ है ईश्वर का है, इसलिए अधिक संपत्ति यदि आपके पास में है तो आप उसको मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दीजिए। अपनी आवश्यकता की वस्तुएं, अपनी आवश्यकता जितनी आपको आवश्यकता है उतना आप ले सकते हैं। ट्रस्टीशिप का विचार इस मूल आस्था पर आधारित है। ट्रस्टीशिप का विचार इस मूल आस्था पर आधारित है, व्यक्ति अपने बौद्धिक और शारीरिक श्रम के द्वारा जो उपार्जित करता है, व्यक्ति अपने बौद्धिक और शारीरिक श्रम के द्वारा जो उपार्जित करते हैं उस पर उनका स्वामित्व नहीं होता है, अपितु वे तो उसके संरक्षक या प्रन्यासी होते हैं। गांधी ने सुझाव दिया कि जिन लोगों के पास धन व संपत्ति है वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात शेष साधनों व संपत्ति का सामाजिक हित में उपयोग करें। गांधी जी का सुझाव क्या था प्रन्यास सिद्धांत में, ट्रस्टीशिप सिद्धांत में, कि लोगों के पास में अथाह संपत्ति होती है। ये अथाह संपत्ति वो पूरी संपत्ति को अपनी ना मान करके अपने आप को एक ट्रस्टीशिप के रूप में समझे, ट्रस्टी के रूप में समझे, अपनी आवश्यकता जितनी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करके बाकी समाज को समर्पित कर दे, अर्थात सामाजिक हित में उसको छोड़ दे। इस प्रकार ट्रस्टीशिप सिद्धांत स्वैच्छिक आधार पर साधनों के समाज में न्याय सम्मत वितरण को सुनिश्चित करना चाहता है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या चाहता है? उत्पादन और वितरण के साधनों का न्याय सम्मत वितरण हो। ऐसा नहीं कि गरीब गरीब बना चला जाए और अमीर अमीर बनता चला जाए। जो अमीर और गरीब की जो खाई है इसलिए कम से कम होनी चाहिए, इनमें ज़्यादा गहरी खाई नहीं होनी चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था में औद्योगिक प्रणाली निजी पहल पर आधारित होती है और साधनों के केंद्रीकरण में परिणत हो जाती है। दूसरी ओर साम्यवाद में संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व के माध्यम से उत्पादन की प्रणाली में निजी पहल को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है तथा व्यक्ति उत्पादन की प्रणाली में निष्प्राण पुर्जे के समान भूमिका निभाने लगता है। गांधी जी के मत में पूंजी की शोषणकारी शक्ति और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण पूंजीवाद है। गांधी जी का क्या था? पूंजी की शोषणकारी शक्ति और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण पूंजीवाद की बुराई है। साम्यवादी व्यवस्था का अंतर्निहित दोष यह है कि इसमें व्यक्ति की उत्पादक क्षमता और स्वाभाविक योग्यता का समाज के हित में उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि आर्थिक मामलों में निर्णय लेने की शक्ति राज्य के हाथों में केंद्रित हो जाती है तथा व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और दक्षताओं के अधिकतम उपयोग के लिए कोई प्रेरणा नहीं करती है। उनके अनुसार प्रन्यास सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी दक्षताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित भी हो, किंतु उन दक्षताओं के प्रयोग द्वारा उपार्जित संपदा का उपयोग स्वयं उसके हित में न होकर के पूरे समाज के हित में होना चाहिए। इस प्रकार प्रन्यास सिद्धांत संपत्ति के अर्जित करने वाले व्यक्ति को उसके प्रबंधन का अधिकार तो देता है, किंतु यह भी सचेत करता है कि उसके द्वारा अर्जित संपत्ति पर स्वामित्व तो पूरे समाज का हो। प्रन्यास की धारणा वस्तुतः अपरिग्रह और अस्तिक विचारों पर विस्तृत रूप है। कहने का मतलब ये कि जो जैन धर्म के सिद्धांत है अपरिग्रह और अस्तिक, गांधी जी ने कहा है कि जो आपके पास में इतनी संपत्ति अर्जित मत करो, आवश्यकता से अधिक संपत्ति, जितना अपनी आवश्यकता उतना करो, जितनी संपत्ति है उसको समाज के हित में लगाओ,
प्रन्यासता के विचार में संपत्ति के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को की दो मर्यादाएं अंतर्निहित है। ये दो मर्यादाएं कौन से अंतर्निहित है? पहला है व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव सीमित कर ले। दूसरा, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक साधनों व संपदा को अपने पास न रखे। प्रन्यास की धारणा वस्तुतः संपत्तिधारियों से अपेक्षा करती है कि वो अपनी संपत्ति को उपार्जन करने की अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज के लाभ के लिए करें। कहने का मतलब ये है, जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है वो अपरिग्रह और अस्तेय के विचारों के रूप में है। अपनी आवश्यकताओं से अधिक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव सीमित कर ले। दूसरा, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक साधन व संपदाओं को अपने पास न रखे। इस तरह से गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि समानता को आदर्श व्यवस्था के मूलभूत नियम के रूप में स्वीकार कर लेने का अर्थ यह नहीं कि सभी व्यक्तियों की क्षमताएं समान होती है। वे मानते हैं कि कुछ व्यक्तियों में धन की उपार्जन की क्षमता अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में ये क्षमता अन्य व्यक्तियों के शोषण का माध्यम बन जाती है। प्रन्यास सिद्धांत व्यवस्थित करता है कि धन के उपार्जन की व्यक्ति की क्षमता का उपयोग हो, पर शोषण का यह शोषण का माध्यम बन सके। गांधी जी इस तथ्य को पहचानते थे कि अर्थ उपार्जन के लिए व्यक्ति तभी सक्रिय होगा जबकि इस कार्य में उसके लिए कोई प्रेरणा निहित हो। इस कारण प्रन्यास सिद्धांत की रूपरेखा में गांधी जी ने प्रस्ताव किया कि प्रन्यासियों को उनके द्वारा दिए गए कार्य के लिए उपयुक्त पारिश्रमिक मिले। उन्होंने ये सम्मान भी स्वीकार की कि प्रन्यासियों को अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने को प्रेरित करने के लिए अर्जित संपदाओं में से कुछ कमीशन भी प्रदान किया जा सके। किंतु उन्होंने कमीशन की दर के विषय में कोई निश्चित नियम प्रतिबद्ध करने की अपेक्षा इसे एक लचीली व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 100 रुपये कमाए उससे मैं ये कहूँगा कि 50 रुपये अपने पास रखकर शेष 50 रुपये समुदाय के लाभ के लिए प्रदान कर दे। किंतु व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपये हो, उसके प्रति मेरा सुझाव ये होगा कि वह निश्चित 1% राशि अपने पास रखे एवं शेष 99% समुदाय के हित में प्रदान करें। गांधी जी का कहना था कि मेरा ट्रस्टीशिप सिद्धांत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे काम निकालने के लिए आज ये गढ़ लिया गया हो। अपने मंतव्य को छुपाने के लिए खड़ा किया गया आवरण तो ये हरगिज़ नहीं है। मेरा विश्वास है कि दूसरे सिद्धांत जब नहीं रहेंगे तब भी ये रहेगा। उसके पीछे तत्वज्ञान और धर्म के समर्थन का बल है। यह है इस अहिंसक मार्ग का मर्म यह है कि यदि अन्यायी अपना अन्याय दूर नहीं करता तो वह अपना नाश खुद ही कर डालता है, क्योंकि अहिंसक असहयोग के कारण या तो वह अपनी गलती देखने और सुधारने के लिए विवश हो जाता है या वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। आगे गांधी जी प्रन्यासता के विचार की व्यावहारिकता के प्रति किए गए संदेहों का निराकरण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रन्यासिता का विचार उनके समग्र आर्थिक योजना का एक हिस्सा है, अतः उसका मूल्यांकन उसकी आदर्श आर्थिक प्रणाली के तत्वों के साथ मिलकर ही किया जाना चाहिए। गांधी जी ने यह भी स्वीकार किया है कि उत्पादन की केंद्रीकृत व्यवस्था में जहाँ की कुछ लोगों के पास विपुल संपत्ति होगी, यह समस्या उत्पन्न हो सकती है कि लोग स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का परित्याग करने के लिए तैयार न हो। उन्होंने सुझाव दिया कि हृदय परिवर्तन के माध्यम से लोगों को इस त्याग के लिए तत्पर किया जा सकता है, किंतु यदि ऐसा न हो तो समाज में कटु संघर्ष को और ऐसी स्थिति को जिसमें अभावग्रस्त लोग पूंजीपतियों से संपत्ति को बलपूर्वक छीन लें, टालना असंभव हो जाएगा। उन्होंने कहा
संपत्ति के वर्तमान स्वामियों को ये अवसर होगा कि वे दो विकल्पों में से एक का चयन कर ले, या तो स्वेच्छा से संपत्ति को स्वयं को संपत्ति का पर्यायशी बना ले, या फिर वर्ग संघर्ष का सामना करें। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि यदि संपत्तिधारी लोग पूंजीपति आवश्यकता से अधिक पूंजी या संपत्ति का समुदाय के हित में समर्पण करने के लिए स्वेच्छा से नहीं तैयार है हो, तो वे सुझाव देंगे कि राज्य ऐसे लोगों की संपत्ति का बलपूर्वक ग्रहण कर ले, किंतु ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि हृदय परिवर्तन के अहिंसक साधन विफल हो गए हों। उन्होंने न्यास परिस्थिति अर्थात ट्रस्टीशिप के विचार को क्रियान्वित करने के लिए क्रमिक उपायों पर बल दिया, यानी कि प्रणास्यता के विचार को कैसे क्रियान्वित किया जाए। पहला तो ये कि संपत्तिधारियों और पूंजीपतियों के अंतःकरण को जागृत किया जाना चाहिए, उन्हें स्वैच्छिक परित्याग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी संपत्तिधारी हैं, पूंजीपति हैं, उनके अंतःकरण को जगाया जाए। अंतःकरण को जागृत करके उन्होंने स्वैच्छिक रूप से ही अपनी संपत्ति का वो समाज के हित के लिए परित्याग करें। दूसरा यह है कि समुदाय असहयोग और सत्याग्रह के अहिंसक साधनों से उन्हें परित्याग के लिए बाध्य कर दे। किसके माध्यम से? अहिंसक साधनों के माध्यम से। तीसरा, यदि उपयुक्त दोनों साधन संपन्न हो तो अनिवार्य बुराई के रूप में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य की भौतिक शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये कि यदि व्यक्ति के पास में ज़्यादा संपत्ति है तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत को कैसे एक तरीके से कार्यों में परिणत किया जाए। तो इसके लिए गांधी जी कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जो संपत्तिधारी हैं, पूंजीपति हैं, उनको एक तरीके से उनके अंतःकरण को जगाया जाए और वो स्वेच्छा से ही समाज हित में एक तरीके से अपनी संपत्ति का दान कर दें। दूसरा ये कि समुदाय असहयोग और सत्याग्रह के अहिंसक साधनों के माध्यम से असहयोग और सत्याग्रह के अहिंसक साधनों से उन्हें परित्याग के लिए बाध्य कर दें, और यदि दोनों साधन विफल हो जाए तो राज्य अपने भौतिक शक्ति का प्रयोग करके उनसे छीन ले। इस प्रकार वर्गहीन समाज की स्थापना का गांधी जी का विचार साम्यवादियों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। साम्यवादी समाज के रूपांतरण के लिए भौतिक शक्ति के प्रयोग को उचित मानते हैं। गांधी जी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भौतिक शक्ति की तुलना में एक श्रेष्ठतर और उच्चतर उपाय नैतिक शक्ति को उपयुक्त करना चाहते हैं। इस अर्थ में गांधी जी ने दावा किया कि साम्यवादियों की तुलना में अधिक क्रांतिकारी हैं, क्योंकि साम्यवादी तो केवल क्रांतिकारी लक्ष्यों का दावा करते हैं, जबकि गांधी जी का लक्ष्य भी क्रांतिकारी है। उसकी प्राप्ति के साधन भी क्रांतिकारी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राप्ति के साधन भी राज्य द्वारा पूंजीपति वर्ग की संपत्ति का ऋण को एक अंतिम विकल्प के रूप में मानते थे गांधी जी। उनके मत में राज्य द्वारा थोपी गई समानता न तो स्थायी होगी न ही नैतिक और विश्वसनीय। उन्होंने कहा कि संपत्ति का राज्य के हाथों में स्वामित्व अनियंत्रित निजी स्वामित्व से बेहतर हो सकता है, किंतु क्योंकि वह हिंसा पर आधारित है अतः वह भी आपत्तिजनक है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि राज्य हिंसा के माध्यम से पूंजीवाद का दमन करेगा तो वह स्वयं हिंसा के जाल में फंस जाएगा, किसी भी समय अहिंसा का विकास नहीं कर सकेगा। राज्य संगठित और सकेंद्रित हिंसा का प्रतीक है। व्यक्ति में आत्मा होती है, किंतु राज्य एक आत्माविहीन मंत्र है। उन्हें कभी भी हिंसा से विलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उस पर निर्भर है। इसलिए मैं प्रन्यासता के सिद्धांत को वरीयता देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने इन दो सिद्धांतों की चर्चा की, राजनीतिक आध्यात्मिकरण और प्रन्यास सिद्धांत। धन्यवाद।